हेलो एवरीवन। इस वीडियो क्लिप में मैं आपको समुच्चयों के प्रकार के संबंध में बताने जा रहा हूँ। यह है समुच्चयों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं समुच्चय? नंबर 1 है रिक्त समुच्चय, इम्पटी और नल सेट कहते हैं इसको। इम्पटी यानी खाली, जिसको रिक्त माने, और नल सेट जैसे इसका अर्थ है इम्पटी रिक्त यानी खाली, वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। यानी जिसमें कोई भी अवयव नहीं होगा उस समुच्चय को कहेंगे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय को कैसे लिखा जाए? सामान्य मैंने आपको कहता है समुच्चय के अवयवों को मंझले कोष्ठ में ब्रैकेट में रखा जाता है। तो अगर हम केवल मंझला कोष्ठ रखें और उसके अंदर कोई भी अवयव न लिखें तो ये आपका जो है एक रिक्त समुच्चय है। या दूसरा फाई, याद रखिए ये यहाँ पर मैंने ये फाई बना रखा, फाई का चिन्ह है। फाई को भी रिक्त समुच्चय कहते हैं। ये फाई, लेकिन फाई इसके अंदर नहीं होना चाहिए, फाई केवल खुले में होना चाहिए, तो ये रिक्त समुच्चय है। कुछ एक उदाहरण और हैं, जैसे ए मैंने लिखा है यहाँ पर घोड़े के सींगों का समुच्चय। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि घोड़े के सींग नहीं होते हैं, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। यहाँ पर बी बराबर लिखा मैंने एक्स सच दैट एक्स कक्षा 11 तथा 12 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी। अब कोई ऐसा विद्यार्थी तो होता नहीं है जो 11 में भी पढ़ रहा हो और 12 में भी पढ़ रहा हो, इसलिए ये कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया। यहां पर लिखा मैंने सी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 2। यानी एक्स का मान जो है 1 से तो ज्यादा है और 2 से कम है, और एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मानी मैंने कहा था एन क्या होता है? नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या जैसे 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो देखिए 1 से बड़ी और 2 से छोटी कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृत संख्या होती ही नहीं है, इसलिए ये भी क्या आपका नल सेट है, यानी आपका रिक्त समुच्चय है। डी बराबर लिखा मैंने एक्स सच दैट एक्स क्यूब माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और एक्स एक परिमेय संख्या है। अब ये देखिए यहाँ पर एक्स एक परिमेय संख्या, कोई ऐसी परिमेय संख्या नहीं है जिसके वर्ग में से जो है 3 घटाने पर 0 आ जाए। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर बराबर 3 हो जाएगा तो एक्स बराबर अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो अंडर रूट 3 परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए ये भी क्या है आपका रिक्त समुच्चय। तो जिस समुच्चय में कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। उसी प्रकार से आता है आपका एकल समुच्चय, सिंगुलर सेट। एकल जैसे इसका अर्थ है एकल माने एक, यानी वह समुच्चय जिसमें केवल जो है, जिसमें जो है क्या हो, एक अवयव हो, जिसमें जो है क्या हो केवल, जिसमें जो है यहाँ पर होना चाहिए था, जिसमें केवल कितने अवयव हो? एक अवयव हो, उसे एकल। अच्छा यहाँ पर ये नीचे की लाइन में लिखा हुआ मैंने, जिसमें केवल एक ही अवयव हो उसे एकल समुच्चय कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, देखो ब्रैकेट में मैंने केवल 5 लिखा है, तो एक ही अवयव है, ये एकल समुच्चय है। मैंने अभी कहा था फाई, अगर फाई को आप खुले में ऐसे लिखेंगे तो ये रिक्त हो जाएगा, लेकिन अगर फाई को आप मंझले कोष्ठ के अंदर रखेंगे तो ये एकल समुच्चय हो जाएगा। या इसी प्रकार से यहाँ पर मैंने ए लिखा हुआ है, एकल समुच्चय। इसके अलावा कुछ एक और उदाहरण, जैसे ए बराबर हो गया भारत की महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय। आज तक भारत में सिर्फ एक ही महिला राष्ट्रपति हुई है, प्रतिभा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये तो ये एकल समुच्चय हो गया। बी भारत की महिला प्रधानमंत्रियों का समुच्चय। तो भारत में अब तक सिर्फ एक ही महिला प्रधानमंत्री हुई है, श्रीमती इंदिरा गांधी, तो एकल समुच्चय हो गया। और सी बराबर हो गया एक्स सच दैट एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो अगर एक्स माइनस 3 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 3, यानी आपका इसका मान जो है आपका 3 आएगा, यानी ये भी कैसा है? एकल समुच्चय है। यानी इसको हम बराबर ऐसा लिख सकते हैं, ये आपका 3 हो गया। तो एकल समुच्चय, तो वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, एकल समुच्चय कहते हैं उसको। अगला आता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित, परिमित शब्द का क्या अर्थ होता है? जिन्हें गिना जा सके, जिनको आप गिनती कर सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं कि कितने हैं, 100 1000 लाख करोड़ जितने भी हों, लेकिन गिन सकते हैं, उसे कहते हैं परिमित समुच्चय। यहाँ पर लिखा है वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सके उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल फॉर इजी, ए बराबर है 1 2 4 5,
इसमें 4 अवयव हैं, 1 2 3 और 4, तो इनको गिन सकते हैं आप। बी, विश्व की जनसंख्या बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को गिनता है, अपनी जनगणना करता है, तो विश्व की जनसंख्या को हम गिन सकते हैं। तो ये भी जो है परिमित समुच्चय है। सी, समुच्चय सी लिखा मैंने, सप्ताह के दिनों का समुच्चय। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो उनको आप गिन सकते हैं, 7 दिन कह दिया जैसे हमने। डी बराबर एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 2 या ऋण 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स बराबर प्लस माइनस 2 होता है। प्लस माइनस 2 का मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर मैं अभी यहाँ पर बता सकता हूँ आपको, ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, ये इम्प्लाइज दैट आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू √4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस 2, मानी धन 2 का वर्ग भी 4 होता है, ऋण 2 का वर्ग भी 4 होता है। इसके वर्गमूल तो 2 अवयव हैं जो आपके क्या कर सकते हैं, आप इनको गिन सकते हैं, 2 ही हैं तो गिन लिया हमने। ई बराबर है एक समुच्चय ई लिखा मैंने, उसमें एक समुच्चय ई है, तो ई में क्या लिखा, ई बराबर हो गया एक्स सच दैट एक्स 3 बिंदुओं से गुजरने वाला एक वृत्त है। तो देख लीजिए ये आपका जो है 3 बिंदुओं से केवल एक ही वृत्त गुजरता है, क्योंकि आपने पिछली रेखा गणित में एक प्रमेय पढ़ी है कि 3 बिंदु जो एक रेखा में नहीं है, ठीक है, उनसे एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो इनको हम जो है आप क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। या अगर वो 3 बिंदु एक रेखा में भी ना हो तो कोई भी वृत्त नहीं खींचा जा सकता है, तो ये परिमित समुच्चय है। अपरिमित जैसे इसका व्युत्क्रम हो गया इनफाइनाइट सेट, यानी वह अपरिमित जैसे इसका व्युत्क्रम हो गया वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना ना जा सके, हम गिन नहीं सकते हैं उनको, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे किसी जंगल में पौधों की संख्या, अब पौधे हैं तो पौधे तो इतने ज़्यादा होते हैं कि उनको गिनना संभव नहीं है, बहुत छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। विश्व के प्राणियों का समुच्चय, अब विश्व में तो इतने प्राणी हैं, प्राणी का मतलब वो कीड़, खाली मनुष्य नहीं, भैंस गाय बकरी भेड़ कीड़े मकोड़े जितने भी हैं उन्हें गिनना संभव नहीं है, तो ये भी क्या है आपका अपरिमित समुच्चय। इसके अलावा मैंने आपको पीछे कुछ समुच्चय बताए थे, एन नेचुरल नंबर, परिमेय संख्याएं, ये प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं कौन है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, वो कहाँ तक हैं। जड़ है आपके पूर्णांक, पूर्णांक में हमने क्या बताया था, धन पूर्णांक भी होते हैं, ऋण पूर्णांक भी होते हैं, यानी धन पूर्णांक 1 2 3 4 और डॉट डॉट सो ऑन, ऋण पूर्णांक ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 सो ऑन, और 0, तो इनको गिनना संभव नहीं है। परमेय संख्याएं क्यू, परमेय संख्याओं का समुच्चय, ये भी क्या होता है आपको, परमेय संख्याएं निश्चित नहीं है तो इनको गिन नहीं सकते हम। आर रियल वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं बहुत बड़ा समुच्चय है, इसके अवयवों को गिनना संभव नहीं है। अब ये जड़ है आपका, तो जड़ प्लस और जड़ माइनस भी मैंने लिख दिया, यानी धन पूर्णांक यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट सो ऑन, इनको भी गिना नहीं जा सकता है। और जड़ माइनस मानी -1 -2 -3 डॉट डॉट सो ऑन, इनको भी आप गिन नहीं सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो है क्या है आपके अपरिमित समुच्चय है। इनके अवयव जो है मैंने पीछे भी जो है आपको जो है जो पिछली वीडियो क्लिप है उसमें भी मैंने आपको जो है ये इन चीज़ों के बारे में जो आपको बताया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये मैं फिर भी ये एन प्राकृत संख्या मैंने लिख दिया 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन। देखो इनको गिनना संभव नहीं है, कहाँ तक है। जड़ पूर्णांकों समुच्चय ऋण 1 ऋण 3, यहाँ देखो इधर से गिनो तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 डॉट डॉट सो ऑन है, 1 2 3 डॉट डॉट सो ऑन है, 0, इनको भी गिना नहीं जा सकता, अपरिमित है। जड़ प्लस देखिए, जड़ प्लस मानी यही होगी, इनको गिनना संभव नहीं है। और जड़ माइनस मानी ये नेगेटिव वाले, इनको गिनना संभव नहीं है। परमेय संख्याएं, कोई भी संख्याएं जो हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्याएं आपकी, उसमें वर्गमूल संख्याएं नहीं आएंगे जिनके वर्गमूल नहीं निकलते हैं पूरे। और आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये सारे के सारे ऐसे हैं, ये अपरिमित जो हैं आपके समुच्चय हैं। इसके अलावा जो है अब कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इनमें परिमित और अपरिमित समुच्चय छांटना आपने, ये कौन परिमित है कौन अपरिमित है देख लीजिए। तो इसको जो है ये आपका जो है समुच्चय निर्माण विधि में लिखा हुआ है ये आपको, तो पता कब चलता है जब आप इनको जो है किस में लिख दें, रोस्टर विधि में या सूची विधि में लिख दें। तो देख लीजिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी पहला सवाल है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन,
x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है, n मानी प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, और x माइनस वन x माइनस टू बराबर जीरो, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू बराबर जीरो। तो देख लीजिए, ये देखना आपने परिमित समुच्चय या परिमित समुच्चय। अगर आप इसको हल करेंगे x माइनस वन एक्स माइनस टू बराबर जीरो, तो या तो x बराबर एक आ जाएगा, x माइनस वन अगर जीरो हो जाएगा तो x बराबर एक आ जाएगा, और x माइनस टू जीरो हो जाएगा तो x बराबर दो है। यानी इसका मान क्या है आपका, वन और टू। अगर हम इसको सूची विधि में लिखें या आपका इसको रोस्टर विधि में लिखें तो वन और टू, एक्स के मान क्या है आपका वन और टू। ये कैसे दो अवयव हैं तो कैसा समुच्चय है, ये परिमित समुच्चय है। दूसरा देखिए, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स ऐसा है कि एक्स परिमेय संख्या है और 2x माइनस वन बराबर जीरो। अब 2x माइनस वन बराबर जीरो हो गया तो x 2x बराबर वन हो जाएगा और x बराबर वन बाई टू, तो x बराबर वन बाई टू, x बराबर वन बाई टू। अब वन बाई टू तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, प्राकृत संख्या तो वन टू थ्री फोर धन पूर्णांक जो होते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी। तो आपका जो है क्या हो गया, यहाँ पर x बराबर वन बाई टू, तो वन बाई टू है, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया आपका फाइव, यानी ये रिक्त समुच्चय हो गया। और रिक्त है तो उसको गिनना क्या है वो, पर ऐसा नहीं कि उसको गिन नहीं सकते, ये भी परिमिति की सूची में आएगा, रिक्त समुच्चय भी किस में आएगा, परिमिति। इसलिए मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पर, फाइव लिखा हुआ है इसको, कि ये भी जो है आपकी जो है उस श्रेणी में जो है आपका आ जाएगा जो है। अब इसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल है यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स ऐसा है कि एक्स नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग्स टू का चिन्ह है, बिलोंग्स टू मानी का अवयव है, एक्स किसका अवयव है, एन, एन मानी नेचुरल नंबर है, वास्तव प्राकृत संख्या है, और एक्स एक अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्याओं की तो नेचुरल नंबर भी है और अभाज्य संख्याएं हैं, ये असंख्य हैं, जैसे दो है, तीन है, पाँच है, सात है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, 29 है, इस प्रकार से 31 है। आप गिनते रहेंगे, इनकी संख्या असंख्य आ जाएगी, इसलिए ये कैसा समुच्चय है आपका, अपरिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो इसके जो है जैसे ये है तो कैसे पता चलेगा, जब हम इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे। तो इसको रोस्टर विधि में इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें तो असंख्य एलिमेंट्स वैसे भी आते हैं, तो ये अपरिमित समुच्चय है आपका जो है। अब एक दूसरी चीज है समान समुच्चय, समान समुच्चय माने इक्वल सेट, जैसे इसका शब्द का इक्वल समान, यदि दो समुच्चयों में समान अवयव, समान का मतलब गिनती के अवयव नहीं बल्कि एक जैसे अवयव हों, ऐसा नहीं कि एक में चार अवयव हैं दूसरे में भी चार अवयव हैं तो वो समान समुच्चय हो जाएगा, ऐसे नहीं, एक जैसे अवयव। इसलिए मैंने यहाँ पर एक जैसे शब्द भी लिखा है कि यदि दो समुच्चयों में यानी ये एक जैसे अवयव हों, ये समान अवयव अर्थात एक जैसे अवयव हों तो उन्हें समान समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर है, ए बराबर है 1 2 3, 1 2 3, अब बी बराबर है 1 1 2 3 3 3। मैंने पिछले वीडियो क्लिप में आपको बताया था कि उसमें ये कहा था कि अगर एक अवयव कई बार भी लिखा जाए तो उसको आप जो है एक ही बार गिनेंगे, उसको कितनी बार गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। तो इसके अवयव देखो 1 2 3, और इसके भी हैं 1 2 एंड 3। अधिक बार लिखने से कोई फायदा नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों के अवयव एक जैसे हैं, समान हैं, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर नोट भी लिखा हुआ मैंने कि एक अवयव को कई बार लिखने पर भी उसे एक ही बार गिना उसे एक ही गिना जाता है। एक और समुच्चय देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक समुच्चय सी लिखा है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और दूसरा समुच्चय है डी, डी में लिखा है डी ए सी बी। तो देख लीजिए जरा, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, इसमें सी है, इसमें भी सी है, इसमें डी है, इसमें भी डी है, यानी सेम अवयव है। तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय सी और समुच्चय डी आपस में क्या है, बराबर है। तो इसलिए सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये समुच्चय सी लिखा मैंने यहाँ पर, तो समुच्चय सी बराबर क्या हो जाएगा आपका, समुच्चय बी हो जाएगा। याद रखिए, अवयवों को आगे पीछे लिखने से कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, चाहे उसको आगे लिखें पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बराबर होगा सी बराबर बी। तीसरा एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ए बराबर 6 से कम अभाज्य संख्याएं, देख लीजिए आपने देखना है, ये आपका ए बराबर 6 से कम अभाज्य संख्याएं और बी बराबर है 30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय।
30 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय। अब आपने देखना है कि ए और बी बराबर समान है कि नहीं है। तो देख लीजिए, आपने इनको रोस्टर विधि में लिखना है। 6 से कम अभाज्य संख्याएं, यानी हम ए बराबर हो जाएगा 6 से कम अभाज्य संख्या है 2, 3 और 5। ये 6 से कम की अभाज्य संख्या है। तो ए का मान रोस्टर विधि में हो गया 2, 3 एंड 2, 3, 5 हो गया। अब बी दिखे 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य हैं। तो 30 के गुणनखंड यानी जिनमें जो है जिनका भाग 30 में जाता है, कौन है? 2 का भाग जाता है, 2 अभाज्य है। 3 का भाग जाता है 30 में, तो वो भी अभाज्य है। 5 का भाग जाता है 30 में, तो ये भी अभाज्य है। 30 में 6 का भाग भी जाता है, लेकिन 6 अभाज्य नहीं है। याद रखिए, 6 में 2 और 3 का भाग जाता है, इसलिए 6 अभाज्य नहीं है, तो 6 इसमें नहीं आएगा। वैसे 30 में 10 का भाग भी जाता है, लेकिन 30 का गुणनखंड जो है 10 है, लेकिन अभाज्य नहीं है वो। 10 में 2 और 5 का भाग जाता है। 10 में किसका भाग जाता है? 2 और 5 का भाग जाता है, इसलिए 10 भी नहीं है। 30 में आपका 15 का भी भाग जाता है। 30 का एक गुणनखंड 15 भी है, लेकिन चूंकि 15 में के गुणनखंड है 3 गुणा 5, यानी 3 और 5, वो अभाज्य नहीं है। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड सिर्फ कौन है? 2, 3 और 5। और ये 6 से कम की अभाज्य जो संख्याएं हैं वो कौन है? 2, 3, 5। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ए बराबर क्या है आपका? बी। तो ए और बी दोनों बराबर हो गए। एक देख लीजिए, एक है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल है। समुच्चय ये आपका जो है एक्स है, ये अलॉय शब्द है, ये ALLOY के अक्षरों का समुच्चय। तो अलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय कैसे लिखेंगे? मैंने कहा था इनको एक एक बार लिखना है। पहले ए लिख दिया, फिर एल लिख दिया, फिर ओ लिख दिया, फिर वाई, ALOY। एल 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर है बी, लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो लॉयल में LOY और ए और फिर एल दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो जरा यहाँ देख लीजिए, जरा इसमें ए है, इसमें भी है, इसमें एल है, इसमें भी है, OY। तो इसका मतलब ए बराबर बी हो गया आपका। और एक अंतिम एग्जाम्पल देख लीजिए आपका, वो है ए बराबर है n such that n belongs to Z। n such that n belongs to Z। n such that मानी ऐसा है, n ऐसा है, कैसा है? n belongs to Z। Z माने प्राकृतिक, जन माने पूर्णांक। Z n जो है पूर्णांक, एक पूर्णांक, बिलोंग्स टू Z माने n एक जो है पूर्ण संख्या है। n क्या है? एक पूर्ण संख्या है। Z पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो n कैसी संख्या? पूर्णांक है। और n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। n स्क्वायर का मान जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी उनका वर्ग जो है, जो है क्या है? ये n बिलोंग्स टू Z। एक तो वो पूर्णांक होने चाहिए, और उनका वर्ग जो है 4 के बराबर या 4 से कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए। तो कौन है वो संख्याएं? देख लीजिए, इनको हमने रोस्टर विधि में लिखा ए बराबर। अब देख लीजिए, 4 उस संख्या का वर्ग 4 के बराबर या 4 से कम होना चाहिए। तो याद रखिए, जैसे इसमें आएगा आपका 2, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 के बराबर हो गया। 2 से बड़ी संख्याएं, धन संख्याएं हो नहीं सकती हैं। क्यों नहीं हो सकती हैं? अगर 2 से बड़ी धन संख्या हम 3 लेते हैं, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, और 9 4 से छोटी नहीं है, क्योंकि हमें पूर्णांक ही लेने हैं। तो धन पूर्णांक हमने 2 लिया, तो 2 का वर्ग 4 इसके बराबर हो गया आपका। और 2 से बड़ी हम इसलिए नहीं लिख सकते हैं कि वो उनका वर्ग जो है 4 से जो है अधिक हो जाएगा। अब 2 से नीचे आ जाइए, तो 2 से नीचे है आपका 1। 1 का वर्ग जो है 1 होता है, वो 4 से कम होता है। बिल्कुल ठीक है, ये 1 भी हो गया यहाँ पर आपका। फिर उसके बाद 0 लेते हैं, तो 0 का वर्ग 0 ही होता है, जो 4 से कम है, ये भी ठीक है। उसके बाद 0 से छोटी होती है ऋण 1। तो ऋण 1 का वर्ग होता है धन 1। याद रखिए, ऋण 1 का वर्ग होता है धन 1। फिर से मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको वैसे जानकारी होगी। -1 का स्क्वायर बराबर -1 इंटू -1। तो -1 माइनस का प्लस हो गया 1। तो 1 का वर्ग जो है आपका क्या हो गया? यहाँ पर 1 का वर्ग जो है -1 का वर्ग भी 1 हो गया। तो इस और 1 जो है 4 से कम है, इसलिए -1। फिर -2, देखो -2 भी लिया मैंने। -2 का वर्ग क्या होता है आपका? 4 होता है, और 4 के बराबर है ही।
उसके बाद और छोटी संख्या लेंगे तो -3। याद रखिए माइनस में जैसी संख्याएं हम इधर की ओर बढ़ेंगी वो छोटी होती जाएंगी, तो -3। लेकिन -3 का वर्ग 9 होता है। -3 का वर्ग क्या होता है? 9, और 9 जो है 4 से बड़ी होती है। तो सिर्फ कौन आए? वो आई 2 1 0 ऋण 1 ऋण 2। तो मैंने छोटे से बड़े के क्रम में लिखा। तो a बराबर हो गया -2 -1 0 1 2। ऐसी पूर्णांक हैं ये जिनका वर्ग या तो 4 के बराबर है या 4 से कम है, और अन्य जो हैं उनका वर्ग जो है क्या होता है? 4 से अधिक होता है। तो ये मैंने इसको रोस्टर विधि में लिख दिया। अब b क्या है देख लीजिए। x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ऐसी है कि x क्या है? एक वास्तविक संख्या है। x एक ऐसी संख्या है वास्तविक। मैंने कहा था वास्तविक का मतलब अगर वर्गमूल में ऋण ना आए तो वो वास्तविक संख्या आता है। और x² - 3x धन 2 बराबर 0। x² - 3 है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए x² - 3x + 2। तो x के जो गुणनखंड आते हैं आपके, वो होता है आपका, देख लीजिए 2 के ऐसे 2 गुणनखंड जिनका योग क्या हो? 3 है। तो 2 और 3 है, तो वो होते हैं आपका x - 2 x - 1। क्या होते हैं? x - 2, दोनों को माइनस ही होना है, तो x - 2 x - 1। तो आपकी वो इसके मान कितने हो गए? x का जब हमारा गुणनखंड ये आ जाएगा आपका x - 2 × x - 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो x इसको 0 लेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, और इसको अगर 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो 1 और 2 इसका मान जो है आपका रोस्टर विधि में इसको क्या लिखेंगे? 1 और 2। x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x ऐसी है कि x वास्तविक संख्या है, और x² - 3x + 2 बराबर 0। तो जब हमने इसको हल किया तो इससे x का मान क्या निकला? 1 और 2। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे a का मान तो -2 -1 0 1 2 है, इसका मान केवल 1 2 है। तो ये दोनों समान नहीं है। इसमें 3 अवयव देखिए, -2 -1 0 जो इसमें नहीं है, तो यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू b हो जाएगा आपका। तो इस प्रकार से जो है हमने ये बता दिया आपको। तो आप आसानी से जो है इनको जो है इसके आगे के जो है प्रश्नों को जो है आप क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं। ओके।